नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में एक टॉपिक है हमारा राशियों की तुलना। इसमें है ना, अगर मैं डीपली बात करूं इस टॉपिक में है क्या, तो एक तो है हमारे पास अनुपात है। साधारण ब्याज के कम सवाल है पर ज़्यादा सवाल चक्रवर्ती ब्याज के हैं। मतलब ये मान लो कि पूरी प्रश्नावली इसी पर है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% के सवाल जो है इसी एक टॉपिक पर है, चक्रवर्ती ब्याज पर। और ये जो टॉपिक है हम वैसे तो रिवीजन में पढ़ रहे हैं, पर फिर भी मैं 3 से 4 क्लासों में ख़त्म करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना। जैसे एक क्लास में एक टॉपिक को ख़त्म नहीं करेंगे, इस टॉपिक को मैं 3-4 क्लासों में करवाऊंगा। तो ध्यान से समझना, राशियों की तुलना करते वक्त अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो जिन दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं उनका मात्रक समान होना चाहिए। जैसे अगर मैं दूरी की तुलना करता हूँ, दूरी की, तो अगर एक तरफ आपकी दूरी किलोमीटर में है और दूसरी तरफ आपकी दूरी जो लिखी हुई है अगर वो सेंटीमीटर या मीटर में है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 1000 मीटर, तो इस प्रकार आप तुलना नहीं कर सकते। ये जो मात्रक होते हैं वो एक समान होने चाहिए। यहां किलोमीटर को मैं अगर चेंज करूंगा मीटर में तो 10 तो पहले से था, 1 के का मतलब 1000 होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और इस तरफ तो 1000 मीटर है ही। अब मीटर से मीटर कटेगा, 1000 से 1000 कटेगा, कितनी बार? एक बार। तो यहाँ क्या बचेगा? 10, और यहाँ क्या बचेगा? 1। इस प्रकार अगर ये भी लिखा हुआ आता है कि 500 ग्राम है और अनुपात में 2 केजी है, तो ये भी गलत है। इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। 500 ग्राम और अनुपात में 2 केजी में 2000 ग्राम होता है, 2000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 एक बार कटेगा, लेकिन 5 यहाँ कितनी बार काटेगा? इसको 4 बार। 20 को 5 कितनी बार काटता है? 4 बार। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम तुलना करते हैं ना, तो तुलना करते वक्त ये मात्रक समान होने चाहिए। आधा सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इस तरफ मीटर में लिखा हुआ है, तो ये इस प्रकार तुलना नहीं होती है। तुलना करते वक्त ये संख्याएं, इनका मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है 50 पैसे और उसकी तुलना आपको करनी है। जैसे 50 पैसे हैं और उसकी तुलना करनी है आपको 5 रुपए के साथ, 5 रुपए के साथ। तो मुझे बताइए मात्रक समान है क्या? समान नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए 50 पैसे है और अनुपात 5 रुपए को पैसों में बदलना पड़ेगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लेना एक बार। यहाँ मैंने लिखा है 50 पैसे और यहाँ मैंने लिखा है 5 गुणा 100 पैसे। तो क्यों लिखा है वो 100 पैसे? क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। अब ध्यान से देखो, ये 0 से एक 0 कटेगा, 5 से ये 5 कट गया, तो यहाँ क्या बचा है? 1। पैसे से पैसा कट गया और यहाँ क्या बचा है मेरे पास? 10। तो अनुपात कितना आएगा? 1:10 आएगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो है कि अगर आपको अनुपात दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अनुपात को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको देखिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है संख्या भाग में 100। ध्यान से देखना, 3:4 है, तो इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनुपात का मतलब भाग ही होता है। अनुपात का मतलब भाग होता है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये प्रतिशत में आ गया, 100 से गुणा करने पर ये किस में चेंज हो जाता है? प्रतिशत में। 4 से 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। और 25 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? 75। इसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन ये है कि 1:4 ये प्रतिशत में कितना है, तो इसे मैं 1/4 लिख सकता हूं। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 4 से कितनी बार कटता है? 25 बार। 25 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा? 25। अगर इसका भी उल्टा करना पड़ेगी, सर हमारे पास मान लीजिए 65% है और अगर मैं इसे अनुपात में बदलना चाहूं तो सर इसे कैसे करेंगे? तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग होता है, लाने के लिए 100 से गुणा होता है और हटाने के लिए 100 से भाग होता है। ये 5 से कटता है 13 बार और ये 5 से कटता है 25 बार। 5 से कटता है ये 25 बार नहीं 20 बार, सॉरी 20 बार कटता है। तो आंसर आएगा 13:20। ठीक है, ध्यान से देख लेना कि प्रतिशत को अगर हमें लेकर आना है तो 100 से गुणा करते हैं और अगर हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट और अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको।
एक आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक फुटबॉल टीम है, उसने कुल मैच खेले हैं, उनमें से 10 में जीत हासिल की है। तो जीते गए मैच कितने हैं? जीते गए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या, तो कितने मैच इसने जीते हैं टीम ने? 10। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, कुल मैचों में से ये 40% मैच जीतती है टीम, तो कुल कितने मैच खेले? तो ध्यान से देखना, 40% जीत का जो प्रतिशत है वो कितना है? कुल मैचों का 40% जीतती है ये, 40%। ध्यान से समझ लेना, कुल मैचों का 40% जीतती है, तो संख्या कितनी है हमारे पास? 10। कुल मैच मैंने मान लिया x है, गुणा 40, और प्रतिशत को हटाने के लिए भाग में कितना आता है? 100, बराबर हमारे पास कितना है? 10। एक 0 से एक 0 कटा, अब x निकालना है हमें, तो ये 10 यहाँ गुणा होगा ना, तो 10 गुणा 10, और ये 4 गुणा में है तो भाग में आ गया। ध्यान से देखना, ये हो गया 100/4, तो आंसर आएगा कितना? 25। इसका मतलब ये हुआ उस टीम ने 25 मैच खेले थे और उसमें से जीते कितने हैं? 10। तो मैं फिर बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, ये भी जीते हुए मैच है, ये भी जीते हुए मैच है, पर ये संख्या है और ये उनका परसेंटेज है, तो बराबरी तो होगा। एक टीम अलग अलग मैच थोड़ी जीत सकती है, संख्या तो उनकी बराबरी होगी ना। इस प्रकार का चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको आपकी बुक में से ही, ठीक है। तो ये 8.1 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ध्यान से देखना। इसमें एक क्वेश्चन ये है, एक कोई लड़की है, उसका नाम है चमेली, उसके पास कुल धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए, तो शेष धन कितना बचा? शेष धन कितना बचा है? क्वेश्चन नंबर भी मैं लिख देता हूं, 5 है। एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी 8.1 है। शेष धन उसके पास कितना बचा है? 600 रुपये। खर्च कितना कर दिया उसने? खर्च किया, कितना खर्च कर दिया? कुल का 75%। तो शेष कितना बचेगा ये बताइए? 25% बचेगा ना। हमारे पास कुल कितना है? 75, सॉरी कुल हमारे पास 100 होता है, तो शेष जो बचा हुआ है ना, शेष धन हमारे पास रुपए में तो वो 600 है, लेकिन वो प्रतिशत में कितना है? कुल का, अरे आपको समझ आ रहा है, खर्च जो कर दिया वो 75 है, तो बच गया कितना? 25 ही बचेगा ना। कुल का 25% बचेगा, और ये कितना है? 600। कुल को मैंने x मान लिया, कुल को मैंने क्या मान लिया? x, और 25/100 बराबर 600। अब 25 से ये 100 कटता है 4 बार, तो x बराबर आएगा, 4 को 600 से गुणा करने पर कितना आएगा? 2400। 4 को 600 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2400। तो कुल कितने रुपए थे उसके पास? 2400 रुपए थे, उसमें से उसके पास बचे कितने हैं? 25%। शेष धन कितना बचा है? 25, क्योंकि शेष कुल का कितना प्रतिशत खर्च कर दिया उसने? 75, तो बच गया कितना? 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एक शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्रिकेट पसंद करने वाले, तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 60% लोग हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 30% है। और शेष जो बच गए अन्य गेम को पसंद करने वाले कितने बच गए बताओ? 10% बचेंगे ना, क्योंकि टोटल 100 होता है। 60 और 30 कितना हो गया? 90, और 10 पूरा हो गया ना 100। अब इसमें ये लिखा गया है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है। अन्य जो है वो कितने लोग हैं? तो कुल हमें दे रखा है, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हमारे पास है 50 लाख। कितने हैं? 50 लाख है। ध्यान से समझना, आपको अन्य बताना है, तो अन्य बताना, तो अन्य है कितना? अन्य लोगों की संख्या बतानी है आपको। अन्य लोग है कितने? 10%। किसका? कुल का।
50 लाख, ध्यान से देखना, हो गया क्या 50 लाख? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं हुआ, अब हुआ है, ठीक है। और इसका 10% है वो लोग, अन्य लोग कितने हैं? कुल का 10%। अब बटे में 100 क्यों आया? क्योंकि प्रतिशत को हटाने पर भाग में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो कितने बच गए? 5 लाख। कितने बच गए हमारे पास? 5 लाख। ये पूछा है कि अन्य लोगों की संख्या कितनी है, तो 50 लाख में से 5 लाख लोग अन्य हैं, ठीक है। और इस प्रकार आपको प्रत्येक खेल का बताना है। तो क्रिकेट का अगर मैं ये लिखूंगा, क्रिकेट पसंद करने वाले, तो ध्यान से देखो, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं कितने? 60% है। कुल कितना है? 50 लाख है ना, कुल कितना है? 50 लाख, और उसका 60% निकालना है। अब परसेंट निकालने के लिए भाग में कितना आएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इनको गुणा करेंगे तो यहां आएगा 30 लाख। कितना आएगा? 30 लाख। अगर मैं बात फुटबॉल की करता हूं, फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 लाख इसमें है, 30 लाख इसमें है, तो कितने हो गए? 35। तो बचा कितना? 15। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, है ना। ध्यान से देखना, 50 लाख में से आपको 35 लाख घटाना है सीधे ही। कितना घटाना है? 35 लाख। और घटाने पर कितना आएगा? 15 लाख ही तो आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 15 लाख। सिंपल था ये, कुल का प्रतिशत निकालना होता है, ठीक है। ये था आपका 8.1 एक्सरसाइज। अब 8.2 में क्या है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2, इसमें क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना, 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी है हमारे पास? वृद्धि है 10%। उसका जो नया वेतन है, नया वेतन दे रखा है, इसमें नया वेतन दे रखा है, यह दे रखा है 1,54,000। 1,54,000 ये उसका नया वेतन है। तो उसका मूल वेतन कितना था वो ध्यान से देखना। मूल वेतन को हम मान लेते हैं, माना मूल वेतन। मूल वेतन मतलब जो पहले था, मूल वेतन को मैंने क्या मान लिया? x। अब ध्यान से समझना, आप लोगों को यह पता है कि नया वेतन कितना है? नया वेतन है 1,54,000 है हमारे पास। नया वेतन कब आता है? जब पुराने वेतन में वृद्धि जुड़ती है। ध्यान से समझना इस बात को। नया वेतन कब आता है? जब पुराने वेतन में वृद्धि जुड़ती है। तो वृद्धि है कितनी? x का कितना प्रतिशत है? 10%, और बराबर है 1,54,000। ध्यान से समझना इस बात को। ये मैंने क्या लिखा है? नया वेतन कब आएगा? जब पुराने वेतन में हम वृद्धि को जोड़ेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर प्रारंभिक जो वेतन है वो 20,000 रुपये है, और उसके मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में उसके 1,000 रुपये बढ़ जाते हैं, तो वही तो जुड़ेगा ना। तो कितना हो गया? 21,000 नया वेतन हो गया ना। तो इसी प्रकार मान लीजिए उसका वेतन पहले x था, वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की, तो वो हमेशा पुराने वेतन पे ही होती है। पुराना वेतन कितना है उसका? x का 10%। इसे मैं हल करता हूँ, x प्लस x का मतलब गुणा होता है 10%, और प्रतिशत का मतलब भाग में 100 आएगा। 0 से 0 कट गया, बराबर कितना है? 1,54,000 है। ध्यान से देखो, 10 को अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 10x। 10x और ऊपर कितना है? 1x, तो कितना हो गया? 11x। 10 को मैंने यहाँ गुणा किया तो 10x हो गया, और यहाँ 1x है तो कितना हो जाएगा? 11x, और बटे में पुनः क्या आएगा? 10 आएगा। बराबर लिखा हुआ है 1,54,000। इसे मैं यहाँ हल करता हूँ, हमें पुराना वेतन चाहिए, इसका मतलब x चाहिए हमें। 10 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,54,000, और गुणा में 10 आ गया, और ये 11 कहाँ आएगा? वो भाग में, क्योंकि ये पहले गुणा में था, तो अब कहाँ आ गया? भाग में। ये 11 से कटता है, कितनी बार कटेगा? 14 बार। ऊपर तो 3 जीरो तो आएंगे, तो ये आ गया 1,40,000। क्योंकि 10 को यहाँ गुणा करेंगे, ध्यान से देख लेना, 14,000 है ना ये, लेकिन 10 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा? 1,40,000 रुपए। ये उसका मूल वेतन आ गया, पुराना वेतन आ गया, वृद्धि से पहले का वेतन आ गया, ठीक है।
कुछ बेसिक बातें बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, ठीक है। एक आपको यह पता होना चाहिए मिश्र धन क्या होता है। इसके अलावा एक और होता है लाभ क्या होता है, एक हानि होती है। इनके अलावा दो चीजें और बच गई, वो हमारे पास है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इन वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूलधन वो होता है, जैसे अगर मैं आपको इंटरेस्ट की बात बताऊं, जैसे ब्याज की, आपने किसी से मान लीजिए 1000 रुपये उधार लिए हैं, आपने 1000 रुपये किसी से लिए हैं, तो ये होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और ब्याज सहित इसमें आपने 100 रुपये जोड़ दिए, तो ये 1100 रुपये हो गए। 1000 में 100 रुपये जोड़ दिए आपने, तो कितना हो गया ये? 1100 रुपये। और ये 1100 रुपये क्या है? ये मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है। समझ आ रही है बात? क्रय मूल्य आपको पता है, सिंपली क्रय मूल्य का मतलब होता है आप जिस वस्तु को खरीद रहे हैं कितने रुपए दे रहे हैं, है ना। तो ये है खरीदने पर जो पैसे देते हैं, जो रुपए देते हैं, जो मूल्य है, खरीदने पर जो मूल्य लगता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य होता है बेचने पर जो मूल्य मिलता है, जो मूल्य मिलता है वो विक्रय मूल्य होता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। खरीदा है इसका मतलब ये क्रय मूल्य है। आपने इसको बेचा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। अब बेचा आपने 120 रुपये में है, आपने खरीदा था 100 रुपये में, आपकी पॉकेट से 100 रुपये लगे हैं, और बेचने पर आपकी पॉकेट में कितने आ गए? 120। तो 20 रुपये का आपको क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। अरे लाभ तभी होता है जब हम किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में बेचते हैं और खरीदा था कम रुपए में। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि मान लीजिए आपने 120 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है और 100 रुपए में उसको बेचा है, इसका मतलब ये हो गई हानि, लॉस हो गया ना। तो यहां पर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, तो जितना भी अंतर आ रहा है वो क्या है? हानि है। और ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीदा था, जो अंतर था वो क्या था? लाभ था। ठीक है। अब ये मैंने बेसिक चीजें बताई है। अब इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। इस एक्सरसाइज के और बाकी क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। 80 वस्तुएं या वस्तुओं का क्रय मूल्य खरीदता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्रय मूल्य कितने रुपए है? 2400 रुपए है। 2400 रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 2400 और भाग में आ जाएगा ये 80। एक का निकालने के लिए हमेशा भाग होता है। 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास? 30 रुपए आ गया। 30 रुपए। आगे इसमें लिखा हुआ है 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से देखना। अगर मैं विक्रय मूल्य लिखता हूं, अब लाभ बोला कितना? 16%, 16% लाभ कमाना है। मुझे बताइए, अगर आपको लाभ कमाना है तो जो आपकी लागत होती है वो तो हम कमाते ही हैं। मान लीजिए आपको 120 रुपए में से 20 रुपए आपको कमाने हैं। ध्यान से देखना, मेरे पास 100 रुपए की कोई चीज है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, मैंने ये डिसाइड कर लिया 20 रुपए कमाना है, तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे? तो 100 तो उससे लेंगे ही, पर 20 रुपए ज्यादा लेंगे। 100 रुपए तो उससे लेंगे, लेकिन 20 रुपए उससे ज्यादा लेंगे। तो बताइए इसमें क्रय मूल्य नहीं जुड़ेगा क्या?
विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य तो हम लेते ही हैं, जितने हमने दिए हैं वो तो लेंगे ही, लेकिन इसमें साथ में और क्या जाएगा, यहाँ पर लाभ आ जाएगा, है ना। जितना लाभ है, देखिए इसमें मैंने क्या बोला था कि 100 रुपये तो क्रय मूल्य है और 20 क्या है, लाभ है। तो ध्यान से देखो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 30 रुपये है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो 30 का कितना प्रतिशत बोला इसने, 16%, और 16% के लिए क्या आएगा, भाग में 100 आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। ध्यान से देखना, आपने कोई वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 30 रुपए में, आपको लाभ कमाना है 16% का, तो 30 पर ही कमाओगे ना 16%, तो 16 और प्रतिशत के लिए भाग में कितना आ गया, 100। अगर इसे मैं काटता हूं 0 से 0 और इसे हल करते हैं तो ये 2 से कटेगा 8 बार और ये 2 से कटेगा 5 बार, ठीक है। ध्यान से देखना, 30 प्लस 8 और 3 को गुणा करने पर कितना आता है, 24, और भाग में कितना है, 5। अब इसे हल करेंगे तो 30 अपनी जगह है, 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 का भाग इसमें 4 बार, और फिर जाएगा 0.8 बार, ठीक है। तो आंसर आएगा 34.8 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु को आपने 30 रुपए में खरीदा है और उस पर 16% का लाभ कमाने के लिए आपको उस वस्तु को 34.8 रुपए में, इसका मतलब 34 रुपए और 80 पैसे में उसको बेचना होगा लाभ कमाने के लिए। अगर हानि का बोलता नहीं है तो यहां मैं हानि लिखता, फिर है ना, क्या लिखता मैं यहां पर, हानि। लेकिन हानि कभी जुड़ती नहीं है, हानि तो माइनस होती है, लाभ इसमें जुड़ता है, हानि क्या होती है, माइनस, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतनी बातें करेंगे। नेक्स्ट 8.2 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसके बाकी सवाल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।